Hello, Assalamu alaikum everyone, and welcome back to my channel Personality Development with Areej Ali. आज का जो टॉपिक है वो है वर्बल कम्युनिकेशन। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, तो आज हम उनकी टाइप्स, अब अगली वीडियोस में हम अपनी टाइप्स बताएंगे। वर्बल कम्युनिकेशन होती क्या है? वर्बल कम्युनिकेशन होती है कि एक टाइप है, एक किस्म है जिसमें आप अपनी लैंग्वेज का जो है वो इस्तेमाल करते हैं, वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं टू कन्वे द इंफॉर्मेशन, योर ओपिनियन, और आपको कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो उसके लिए जो आप कम्युनिकेशन का जो वे आप यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द वर्बल कम्युनिकेशन। जो वर्बल कम्युनिकेशन होती है ना, वो तो आप दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। आप उसको बाय रिटन जो है, आप कोई मैसेज आप भेज रहे हैं, या फिर आप जो हैं वो ज़ुबानी आप कोई बात कन्वे कर रहे हैं, तो वो भी यानी वर्बल कम्युनिकेशन में ही आ रही होती है। जैसे कि आपने देखा है कि हम व्हाट्सएप करते हैं, कोई मैसेज कर रहे हैं, किसी को ग्रीट कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूड इन वर्बल कम्युनिकेशन। जो वर्बल कम्युनिकेशन होती है ना, वर्बल कम्युनिकेशन जो है उसमें आप इवन के नॉन वर्बल की भी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आप स्पीकिंग जो है इसमें यानी बोलना जो है वो भी इसमें आ रही है, तो आप क्या कहते हैं नॉन वर्बल भी जो कि कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे बॉडी लैंग्वेज है, यानी आप कोई इमोशनल बात कर रहे हैं या मोटिवेशनल कोई बात कर रहे हैं, तो आपने उस तरह का बॉडी लैंग्वेज रख लिए अपनी, वो बात कर रहे हैं, तो वो भी आप टेक्निक इसमें वर्बल कम्युनिकेशन में यूज़ कर सकते हैं। जबकि रिटन जो कम्युनिकेशन है उसका थोड़ा सा ये डिफ्रेंशिएट होता है कि वो कम्प्लीटली एक आप फॉर्मल होता है, और वो सारी डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं सारी इंफॉर्मेशन आपके कोई थ्रू एनी पैम्फलेट, न्यूज़पेपर एंड थ्रू सोशल मीडिया पे जो आप पोस्ट करते हैं, मैसेज करते हैं, दैट इज़ अ रिटन, जो कि आप इसमें आपका जो है कोई इम्प्रेशन नहीं देना पड़ता या आपको बोलना नहीं पड़ता। तो इसीलिए बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज हो जाता है कि वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो रिटन को वो मिक्स कर देते हैं। तो ये डिफरेंस है इसमें वर्बल में। अब वो जो नॉन वर्बल की कौन सी टेक्निक इस्तेमाल हो सकते हैं, बॉडी जेस्चर है, आपका पोस्चर है, आई कांटेक्ट है। जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरा आपसे जो है वो आई कांटेक्ट है, तो मैं अपनी बात कन्वे कर रही हूँ बाय स्पीकिंग, बट साथ ही मैं नॉन वर्बल टेक्निक भी यूज़ कर रही हूँ। अब जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो क्यों ज़रूरी है? वर्बल कम्युनिकेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन होती है या कोई भी आपका डाटा है वो यूज़लेस है, वो नॉलेज, जब तक आप उसे कन्वे नहीं करते। और जहाँ पे भी हो, जैसे आप कोई दूसरे मुल्क में भी रह रहे हो, तो आपको ज़रूरी है कि आप अपनी टीम से कम्युनिकेट करें। आपको जो भी नए आइडियाज़ आपको मिलते ही हैं, आप इनोवेटिव चीज़ें तभी कर सकते हैं ना जब आप डिस्कस कर सकें। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है। अब बहुत सारे मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो कि कम्युनिकेशन पे काम नहीं कर रहे होते हैं, वो अभी सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस कर रहे होते हैं। वो जो उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, लेकिन उनका प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि वो अपनी जो है नॉलेज उसको आगे ट्रांसफ़र नहीं करते या उसे कन्वे नहीं कर पाते, वो सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन, कहीं भी आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाएँ, आप कहीं पे भी जाएं, तो आपकी सीवी से ज़्यादा मैटर करता है कि हाउ यू विल कन्वे योर नॉलेज, योर अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, और आपके जो स्किल्स हैं उनको आप कैसे जो है वो कन्वे कर सकते हैं, शो कर सकते हैं थ्रू कम्युनिकेशन, कि मेरे में प्रेजेंटेशन स्किल्स भी है, लीडरशिप स्किल्स भी है, मैं हार्ड वर्किंग हूँ। तो ये क्या है, ये भी एक रीज़न, इवन इंटरव्यू इज़ अ टाइप ऑफ योर कम्युनिकेशन, क्योंकि आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन को बता रहे हैं कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए मैं कैसे मैं इम्पॉर्टेंट हूँ और मुझे हायर कैसे क्यों करना चाहिए। क्योंकि आपने अक्सर सवाल ये सुना होगा कि हम आपको क्यों हायर करें। तो जो बेहतरीन कम्युनिकेशन जिसमें स्किल होगी वो बेहतरीन जवाब दे सकता है, क्योंकि सवाल सबसे सेम ही पूछे जाते हैं कि आपको बेसिक सवाल आपके जो इंटरव्यू के होते हैं वो यही होते हैं, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। इस तरह के सवाल हर किसी से पूछे जाते हैं। तो वो क्या देखते हैं, वो ये देखते हैं कि वो किस तरह अपने आप को डिफ़ाइन कर सकता है और उसकी इंफॉर्मेशन से हमें क्या बेनिफिट हो सकता है, और वो हमारा पोटेंशियल एम्प्लॉई है कि नहीं। तो इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़रूरी है। हाउ टू इम्प्रूव वर्बल कम्युनिकेशन स्किल, इसके जो है वर्बल कम्युनिकेशन के 10 स्टेप्स हैं। सबसे पहले जो पहला स्टेप है वो ये है
कि थिंक बिफोर स्पीकिंग। ये बहुत जो है फेमस ये चीज़, ये है कोटेशन है कि जब भी आप बोलने से पहले 1000 दफ़ा सोचें, क्योंकि ये एक बार आपने जो वर्ड आपके मुंह से निकल गया तो वो फिर उसके बाद जो है वो आप ज़ाहिर है अब अल्फाज वापस नहीं ले सकते, वो जा चुका है, अब वो कम्युनिकेट हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे वीडियो बनाते वक्त या मैं आपको कन्वे कर रही हूँ और मैंने कोई गलत चीज़ बोल दी है तो वो आपको पता है ये फिर बहुत जगह फैलेगी। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप उससे पहले ही अपनी वर्किंग करें, ख़ास तौर पे जब आप ऐसी कोई इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, प्रेजेंटेशन है, तो उससे पहले जो है ना आप जो प्रिपरेशन पहले करके आएँ कि आप पहले ही सोचें कि मैंने क्या बोलना है। जैसे कि मुझे जब कोई लेक्चर मिलता है या मुझे ये बताया जाता है कि मुझे ये क्लास मिली है, अब तो मैं ये देखती हूँ कि मेरे जो क्लास है वो कौन सी मुझे मिली है। जस्ट लाइक लेट्स सपोज़ कि मुझे जो है वो BBA ऑनर्स की HR की क्लास मिली, HR के स्टूडेंट्स हैं उनकी। जो पहला स्टेप है वो है थिंक बिफोर स्पीकिंग। आपने अगर देखा हो कि कि अक्सर लोग बड़े कहते हैं ना कि ना बोलने से पहले 1000 दफ़ा सोचो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि आपको जो है सबसे इम्पॉर्टेंट हर एक जो ख़ास तौर पे जो प्रेजेंटर्स होते हैं या जो इवन के पॉलिटिशियन भी होते हैं, उनको बाकायदा एक पूरा बनाया जाता है। स्पीच जो है वो सारी कंटेंट्स उन्हें बताया जाता है कि आपने जो है ये इंफॉर्मेशन देनी है, आपने ये डिलीवर करना है, आपने ये जो है इस तरह आपने यहाँ पे जो है वो किस तरह जो है वो इमोशनली उनको एक्टिव करना है अपनी ऑडियंस को। अब इसी तरह बहुत सारे जो मोटिवेशन स्पीकर्स होते हैं ना, वो ऑलरेडी कंटेंट्स अपनी बना के वो आपके आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करके वो आगे डिलीवर करते हैं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो सबसे पहले तो ये है कि आपको जो क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चंस आपको कहीं से भी, किसी भी गूगल में आप सर्च कर लें, कहीं से भी आप सर्च करेंगे तो उसमें भी अगर उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो जनरल क्वेश्चंस होते हैं कुछ, वो जनरल क्वेश्चंस आप उनको डाउनलोड करें और फिर अपने ना थॉट्स जो हैं उनको ऑर्गेनाइज करके रखें कि अब मैंने ये बात बोल ली, मैंने ये बात बोल ली, मैंने ये बात बोल ली, मैंने ये बात बोल ली है। या जैसे प्रेजेंटेशन होती है, प्रेजेंटेशन में जब आप क्लास प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या बिज़नेस प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उसमें भी आपने यही है कि आपने कंटेंट्स अपने उसको ऑर्गेनाइज करना है, आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करके फिर डिलीवर करना है। अब इवन मैं अपनी मैं जॉब करती हूँ तो मेरा अक्सर यही होता था कि जब मैंने डिलीवर करना होता था उससे पहले ही मैंने ऑलरेडी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर दी होती थी कि मैंने अब ये इतनी देर में मैंने ये इन्फॉर्मेशन देनी, मैंने ये लेक्चर डिलीवर करना है। इतने में बीच में मैं थोड़ा सा ह्यूमर भी ऐड करती हूँ ताकि स्टूडेंट्स जो है वो इंगेज्ड रहें। और उसके अलावा जो है मैं या फिर 2 या 3 मिनट की ब्रेक दे देती हूँ कि जो है ताकि स्टूडेंट्स उनको मौका मिल सके कि वो लिख सकें और किस तरह मैंने क्या बोलना है, क्या एग्जांपल्स देनी है। तो वो पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड होता है, तो इसलिए एक प्रॉपर लेक्चर डिलीवर हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने अपना वर्बल कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना है। यूज़ कॉन्साइज लैंग्वेज। इट मीन्स कि आप जो है बिल्कुल टू द पॉइंट, ज़रूरी नहीं है कि बहुत डिटेल में बताने के बजाय आप टू द पॉइंट बताएं उन्हें पहले। जस्ट लाइक अगर आपने न्यूज़ देखे हुए, न्यूज़ चैनल में सबसे पहले हेडलाइंस आती हैं, वो हेडलाइंस आपको बता रही होती है कि अगली जो आपकी न्यूज़ है वो किसके बारे में डिटेल बताई जा रही है, ताकि ऑडियंस ऑलरेडी रेडी हो जाती है कि हाँ मैंने ये बात उन्होंने बतानी है, इसके बारे में डिटेल बताना है। तो इसलिए जब आप भी इवन कोशिश करें कि वर्ड्स बिल्कुल प्रिसाइज हों, छोटे हों और ये नहीं और ना डिफ़िकल्ट हो, वो इजी टू अंडरस्टैंड हो। ये ना हो कि आप कोई अच्छी सी डिक्शनरी से आप वर्ड्स निकालें। और आपको एक इंटरेस्टिंग वे बताती हूँ कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने ना बड़ी डिक्शनरी से मैंने अच्छे वर्ड्स निकाले, ठीक है, मैंने उसको फिट किया एक ऐसे में। तो मेरे टीचर ने मुझसे पूछा कि इसका क्या मतलब है। अब अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे मुझे याद भी नहीं था कि इसका क्या मतलब है। जब मुझे खुद को नहीं पता तो मैं कैसे उनको जो है कन्विंस कर सकती हूँ किसी चीज़ पे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब आप वो वर्ड्स यूज़ करें जो सामने आपका जो रीडर होता है वो अंडरस्टैंड कर सकते हो। ये ख़ास तौर पे ये ज़रूरी टिप होती है उन लोगों के लिए जो ख़ास तौर पे जो है वो नॉवल राइटर्स होते हैं, डाइजेस्ट राइटर्स होते हैं। राइटर्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उन्होंने पिक्टोरियल वर्ड्स यूज़ करने होते हैं। उन्होंने एक पूरा मंज़र जो है ना, मंज़र कशी करनी होती है किसी भी
सिचुएशन को बताना होता है, यानी ये भी एक टाइप ऑफ, मैंने आपको बताया कि ये वर्बल कम्युनिकेशन ही है। थर्ड वन इज़ अंडरस्टैंड योर ऑडियंस। अब आपके ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका ऑडियंस, आपकी ऑडियंस क्या है, उसका, उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है और वो किस मकसद से आपके पास आए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस पे जो है ना, जब आप कोई भी प्रेजेंटेशन बनाएं, आप कोई भी स्पीच आपने डिलीवर करनी है, आपने कोई भी ऐसा, आपने ये देखना है कि आपकी ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस कौन सी है और उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, क्योंकि फ़र्क होता है। अगर आपकी ऑडियंस स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट का कैलिबर, स्टूडेंट्स का जो है वो इंटरेस्ट डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनका डिफरेंट होगा। एम्प्लॉयज़ भी अगर आप देखें तो उसको भी आपको हायरार्की जो वाइज है ना, आपको ये सर्च करना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है कि आप किस हायरार्की के जो है लोगों को आप जो है ट्रेनिंग दे रहे हैं, अगर आप ट्रेनर हैं। क्योंकि ये बहुत, आप मैनेजमेंट को, आप टेक्निकल स्किल्स जो हैं वो एज़ इट इज़ उस तरह नहीं आप बता सकते कि मशीनरी इस तरह चल रही है, उसकी ये चीज़ है। आप वो सारी इंफॉर्मेशन उनको देंगे जो कि इस टेक्निकल जो है, जिनको नॉलेज की ज़रूरत है। उन्हें मोस्टली जो ज़रूरत होती है वो ये होती है कि उन्होंने किस तरह एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना है, उन्होंने कैसे ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है, उन्होंने पॉलिसी मेकिंग कैसे करनी है। तो आप अगर पूरा जो है डाटा अगर आप सर्च कर रहे हैं कि ये ऑडियंस है मेरी, ये इसका इंटरेस्ट है, इसके लिए ये नॉलेज ज़रूरी है, ये काम करें, आप इवन कि आप चाहें तो अगर आप ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या उनमें आप उनसे एम्प्लॉय से पूछ सकते हैं, आपको पता, इससे आपको आइडिया हो जाएगा। आप थोड़ी सी ना आपको अपने ऑडियंस पे रिसर्च करनी पड़ेगी। हमेशा याद रखें कि जब भी आप कोई काम करें उससे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप रिसर्च करें। रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी फील्ड। बी माइंडफुल ऑफ योर टोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अगर नोट किया हो कि आप, ख़ास तौर पे मैं एग्जांपल देती हूँ आरजेस की, जो रेडियो में जो कि आपको जो है बहुत सारे शोज़ वो कर रहे होते, प्ले कर रहे होते हैं। आपने अगर नोट किया हो कि हम तो ज़ाहिर आरजेस को देखते नहीं हैं, हम सुनते हैं। तो आपने नोट किया होगा अगर वो कोई स्टोरी बता रहे हैं या वो कोई आपको कोई सीनरी उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। इवन कि जैसे मैं योगा करती हूँ तो मेडिटेशन के दौरान ना, जो हमारी योगा इंस्ट्रक्टर होती है वो हमें जो है ना, वो हम आंखें बंद करते हैं तो वो हमें अल्फाजों के ज़रिए हमें उस तरफ ले जाती है, उन सीनरीज़ की तरफ ले जाती है जहाँ पे हमें वो लेके जाना चाहते हैं। यानी लेट्स सपोज़ कि वो मंज़र पूरा बता रहे हैं कि आप माउंटेन्स में हैं, वहाँ पे ये हो रहा है, चिड़ियाँ जो चहचहा रही हैं, फिर क्लियर स्काई है, यानी इस तरह की स्टोरी आपको सुना रहे हैं। आपको जो ऑडियंस है उसको में इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हैं। अब उसमें क्या होता है कि उसमें वो मल्टीपल जो है वो टोन्स जो हैं वो चेंज करते हैं। कभी जहाँ पे ज़रूरी है ना वहाँ पे उनकी आवाज़ थोड़ी ऊंची हो जाती है, यानी उस पर ज़्यादा फोकस्ड होता है। फिर बाकी जो कि ज़्यादा नॉर्मल वर्ड्स हैं या नॉर्मल जो भी सेंटेंसेस होते हैं उनमें वो कम टोन रखते हैं। तो ये ऊपर नीचे टोन रखते हैं ना, इससे आपके जो ऑडियंस होता है उसका इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। जबकि अगर आप एक ही टोन में सारा वो बता रहे हैं, जैसे आप कोई रीडिंग कर रहे हैं, तो आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। ये मैं उन लोगों के लिए जो है ये एडवाइस कर रही हूँ जो लोग अभी प्रेजेंटेशन देने वाले हैं या उन्होंने अभी प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ख़ास तौर पे जो ट्रेनर्स हैं उनके लिए भी, क्योंकि उन्होंने अपने ना उसको एंगेज करना होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जो टोन है वो मोनोटोन ना हो। पे अटेंशन टू योर बॉडी लैंग्वेज। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो है एक्सपेक्ट होता है कि आप अपना बॉडी लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इफ़ यू आर शोइंग दैट यू आर कर्टियस और आपको हमदर्दी है, लेट्स सपोज कि आप इस तरह के एरियाज़ में गए जहाँ पे फ्लड जो है वहाँ पे विक्टिम्स हैं, तो जब आपका जो बॉडी लैंग्वेज होगा ना वही आपका वो बताएगा कि आपका मैसेज डिलीवर हो गया है। अगर आप उनको साथ सिंपैथी शो कर रहे हैं, ठीक है, आप सुन रहे हैं, यू आर नॉडिंग, और मुझे बड़ा अफसोस है, आपका ये नुकसान हो गया, आपके साथ ये हुआ, मुझे बहुत, यानी आप इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने अपना मैसेज डिलीवर कर दिया है। आप मैसेज डिलीवर कर दिया उन लोगों को कि आपको उनसे हमदर्दी है और आप उनकी मदद करना चाहते हैं। तो ये क्लियर मैसेज है जो आपने कम्युनिकेट किया। उसके लिए आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, और एक बॉडी लैंग्वेज वो होगी जो कि आप अगर किसी को वेलकम कर रहे हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज अलग होगी।
आप उनको वेलकम करेंगे, आपका जेस्चर ऐसे होगा जैसे आप किसी को वेलकम कर रहे हैं। तो ये हमेशा याद रखें कि आपने देखना कि सिचुएशन क्या है, लोग क्या हैं, और आपने जो है वो किस तरह से उनको अपना मैसेज डिलीवर करना है थ्रू बॉडी लैंग्वेज। उसी हिसाब से आप अपना आई कांटेक्ट भी रखें, उसी हिसाब से अपना जो है बॉडी पोस्चर एंड जेस्चर रखें। स्पीक विद कॉन्फिडेंस। ये जो है कॉन्फिडेंस जो है, जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे अपने आइडियाज़ के बारे में, अपने ओपिनियंस के बारे में, या अपनी प्रेजेंटेशन या जो भी इंफॉर्मेशन के बारे में, तो ऑडियंस में भी कोई इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं बनता। अब बहुत सारे जो मोटिवेशन स्पीकर्स होते हैं, लोग क्यों उनको सुनना पसंद करते हैं? इसलिए क्योंकि वो कॉन्फिडेंटली अपनी जो है जो बात है वो कन्वे कर रहे होते हैं, वो कॉन्फिडेंट होते हैं। अगर आप ऐसे वर्ड्स यूज़ करें, आई थिंक, ठीक है, आई माइट, आई थिंक, इट मीन्स कि आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है अपनी बात पे। आपको बस ये है कि आपको शक है कि ये बात सही है। अगर आप ये कहें कि ये बात सही है मेरे मुताबिक, तो इट मीन्स कि आपको अपने वर्ड्स पे, आपको अपने आइडियाज़ पे, जो बात आप कन्वे कर रहे हैं उसमें, मैसेज में आपको कॉन्फिडेंस है। और वो कॉन्फिडेंस आपको ऑटोमेटिकली ऑडियंस में भी नज़र आएगा। फिर ऑडियंस आप पे बिलीव करेगी कि हाँ, कि ये बात जो कह रहे हैं वो सच है। इससे ज़रूरी नहीं है कि आपकी, अगर आप गलती नहीं कर सकते, हो सकता है आपसे कभी कभी बोलते हुए कोई ऐसी वर्ड आप यूज़ कर लें तो वो गलती हो सकती है। यू आर अ ह्यूमन बीइंग, तो इट्स ओके। अगर आप ऐसी कोई मिस्टेक हो भी जाए तो उसको आप किसी तरह कोई ना उसको एज अ फ़नी वे में शो करके कि आपने मिस्टेकनली जो आपने बात की है वो इस तरह होगा कि आपने जस्ट अ ह्यूमर आपने किया है, और आपकी जो मेन मिस्टेक्स है आप उससे भी आगे गुजर सकते हैं और अपना जो है लेक्चर, अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। आखिरी जो स्टेप है वो है गेन फीडबैक। फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको पता चलेगा कि जो आपका मैसेज है वो आपके ऑडियंस को सही डिलीवर हुआ है, क्या वो सही से अंडरस्टैंड कर सकें जो आपने जो है मैसेज या इंफॉर्मेशन या प्रेजेंटेशन जो आपने डिलीवर की है, या आपने जो लेक्चर आपने डिलीवर किया है। आप उनसे पूछें, क्योंकि अक्सर जो है आप इवन के आप ख़ास तौर पे जब आप होटल इंडस्ट्री में आप देखते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पे एक इतना सा वो उन्होंने रखा होता है फीडबैक फॉर्म। उस फीडबैक पे आप अपना वो बताते हैं, उनको आइडिया हो जाता है कि कस्टमर जो है वो आपकी कौन सी चीज़ पे ज़्यादा वो इम्प्रेस हुए हैं। क्या वो आपका एम्बियंस हो सकता है, आपका फूड हो सकता है, आपकी जो है जो कस्टमर सर्विस है वो, उससे वो आपका जो है वो जो क्या कहते हैं एरिया है उस पे से वो इम्प्रेस हो सकता है, या उनको कोई कंप्लेन भी हो सकती है, वो किसी एरिया में उनको प्रॉब्लम फील हो रही है, तो आप अपने आप को, आपको मौका भी मिल सकता है कि आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। तो कभी भी क्रिटिसिज्म से, कभी भी किसी कंप्लेन से घबराना नहीं है। आपने उनको एज अ पॉजिटिवली लेना है, क्योंकि वो आपके साथ लॉयल है। वो आपको जो है वो बता रहे हैं कि हम चाहते हैं कि आप अपनी ये चीज़ इम्प्रूव करें। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप you like my video. For more interesting videos, please subscribe to my channel. Till then, Allah Hafiz.